गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे होंगे। आप सभी लोगों को आने वाली नौकरी के लिए हार्दिक शुभकामना। मैं माँ भगवती से ये विनती करता हूँ कि आप सभी को 2023 में सभी अपने अपने योग्य पदों पर, सरकारी पदों पर रहें, क्योंकि अभी बहुत सारी भर्तियाँ हैं। अग्निवीर है, क्या मद्य निषेध वाला है, बिहार पुलिस की भी भर्ती आ ही गई है ना। तो किसी न किसी में आप लोग का हो ही जाए, मैं बस यही विनती करता हूँ, कामना करता हूँ। तो देखिए, बहुत दिन के बाद मैंने वीडियो बनाना बीच में स्टॉप कर दिया था, फिर से मैंने स्टार्ट किया है कि अब देखिए, संविधान से रिलेटेड बातों को लेने से पहले मैंने सोचा कि पहले मैं आप लोगों को जो है कि संविधान का भाग 2 ही मैं पढ़ा दूँ। ठीक है, भाग 2 में जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा आदि ये सारी बातों को हम लोग पढ़ लेंगे, फिर हम लोग प्रस्तावना सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रपति से रिलेटेड मैंने उसको कुछ पॉइंट बना करके उसको मैंने डिवाइडेड किया है, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सके। ठीक है, आप लोग को रटना नहीं पड़े, आप लोग के दिमाग में सारी की सारी बातें बैठ जाएं। ठीक है, देखिए, मैंने कुछ टॉपिक बनाया हुआ है राष्ट्रपति से। पहले तो भूमिका, फिर मैंने उसकी योग्यता बनाई है। ठीक है, निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल बनाया है, प्रस्तावक एवं अनुमोदक बनाया है, जमानत की राशि, मैं फिर सारे बातों को फिर मैं डिफाइन कर दूंगा। राष्ट्रपति का विवाद जो होता है, उसे कितना वेतन मिलता है, वो शपथ उसे कौन दिलाता है, ठीक है, उसे वेतन कितना मिलता है, भत्ता कितना मिलता है और कार्यकाल उसका कितना होता है। अगर यदि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले पद मुक्ति मिले तो क्या उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रावधान है। एक महाभियोग भी है। ठीक है, और अगर यदि राष्ट्रपति का पद कभी रिक्त हो जाए, राष्ट्रपति जैसे मान लीजिए क्या कि आकस्मिक उसका निधन हो जाए, या राष्ट्रपति अपने कार्य में जो है कि सक्षम नहीं रहे, अक्षम हो जाए, तो फिर क्या होगा, उसके स्थान पर कौन राष्ट्रपति का पदभार संभालेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कक्षा को भूमिका से। ठीक है, भूमिका क्या कि राष्ट्रपति है क्या। ठीक है, राष्ट्रपति क्या है, तो राष्ट्रपति जो है हमारे देश का प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति क्या है, पहले मैं पूरे तीन चार पूरा जो है पहले मैं डिफाइन कर देता हूं, फिर मैं उस पर पॉइंट बना करके आपको लिखा दूंगा और आप लोग लिखते चले जाएंगे। ठीक है, भूमिका में क्या, राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति हमारे देश का सर्वोच्च कमांडर है। तीनों सेनाओं का, आपको अगर परीक्षा में प्रश्न रहे कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन है, तो राष्ट्रपति है, भूमिका में आ जाएगा। ठीक है, और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, कार्यपालिका का, भारत की जो कार्यपालिका है उसका भी अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। संविधान का संरक्षक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ये उसकी भूमिका में आ जाएगी। भारत का राष्ट्रपति संविधान का संरक्षक है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है। ठीक है, और वह भारत का प्रथम नागरिक है, संविधान का संरक्षक है। ठीक है, तो ये भूमिका में आ गया। ठीक है, अब देखिए योग्यता में, भारत का राष्ट्रपति कौन बन सकता है, ऐसा नहीं ना है कि आप भी बन जाएंगे, हम बन जाएंगे भारत के राष्ट्रपति, नहीं। तो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहला जो कि वह क्या हो, भारत का नागरिक हो। उसकी पहली योग्यता क्या होगा, वह भारत का क्या हो, नागरिक हो। दूसरा क्या, उसकी आयु 35 वर्ष, वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये नहीं कि 34 वर्ष 11 महीना 12 महीना, नहीं, 35 वर्ष उसकी आयु पूरी हो चुकी हो। ठीक है, तीसरा क्या है, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, चौथी उसकी योग्यता क्या है, वह किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ मतलब क्या है कि लाभ के विषय में वैसे पूरे क्या कहते हैं, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है लाभ क्या है, फिर भी एक मोटे तौर पर दर्शाया गया है कि वह जैसे उपराष्ट्रपति नहीं हो, प्रधानमंत्री नहीं हो, राज्यपाल नहीं हो, संसद क्या कहते हैं, संसदीय मंत्री नहीं हो, किसी भी मंत्री के पद पर नहीं, यानी कि किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, तो वह व्यक्ति क्या बन सकता है, भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। चलिए, ये निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल, देखिए इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में। ठीक है, किसके किसके विषय में, निर्वाचन और निर्वाचक मंडल। तो भारत के निर्वाचन में ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति मतदान कर देगा। जैसे मान लीजिए कि आपकी भी आयु 18 वर्ष पूरी हो गई है,
हम लोग जान रहे हैं कि वयस्क मताधिकार के तहत जो है कि 18 वर्ष जिसकी आयु पूरी हो जाती है वह मताधिकार कर सकता है, मतदान दे सकता है। तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति को वोट दे देगा, कोई भी नहीं। उसके लिए भी एक क्या कहते हैं कि निर्वाचक मंडल तैयार किया जाता है। जैसे राज्यसभा और लोकसभा का जो निर्वाचित सदस्य है वही राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के मतदान में क्या कहते हैं निर्वाचन में योगदान दे सकता है, मत दे सकता है अपना। और इसका निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अप्रत्यक्ष मतलब कि ऐसा नहीं कि हम आपको राष्ट्रपति के लिए चुनते हैं, हम आपको राष्ट्रपति नहीं। जिस प्रकार से हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से मतदान लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए करते हैं, उसी प्रकार से राष्ट्रपति का भी होता है। लेकिन वो राष्ट्रपति का मतदान कोई भी नहीं कर सकता है। उसके लिए कौन कर सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा का जो निर्वाचित सदस्य है वही उसके निर्वाचन में भाग लेता है। चलिए अब देखिए प्रस्तावक और अनुमोदक। ठीक है, प्रस्तावक भी होना चाहिए उसके लिए और अनुमोदक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कितने प्रस्तावक होने चाहिए, कितने अनुमोदक होने चाहिए। तो भारत के राष्ट्रपति होने के लिए 50 प्रस्तावक होना चाहिए और 50 अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है, कि प्रस्तावक जैसे कि हाँ चलिए हम जो है कि मैंने राष्ट्रपति के लिए अपना योगदान देने के लिए पर्चा भरा, तो उसके लिए 50 कोई जो है कि संसद का सदस्य उसका प्रस्तावक बनेगा और 50 कोई अलग से अनुमोदक बनेगा। तो वही व्यक्ति क्या होगा, राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। अब देखिए जमानत की राशि। ये जमानत की राशि ये नहीं है कि कोर्ट कचहरी वाला जमानत नहीं है। जैसे कोई भी राष्ट्रपति पद के लिए अपना पर्चा भरता है तो एक राशि जो है कि निर्धारित की गई है। वह आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है, भारत के राष्ट्रपति के लिए जमानत की राशि कितनी है। तो 15,000 रुपया है जो कि वह कहाँ भरता है, वह डालता है क्या कहते हैं बैंकों का जो बैंक है। ठीक है, बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक इंडिया में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वह 15,000 रुपया की राशि उसकी जमा की जाती है। और क्या है कि ये इसी में मैं आपको बताऊंगा कि जमानत की राशि कैसे जब्त हो जाती है, कब राष्ट्रपति के जमानत की राशि जब्त हो जाएगी वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति का विवाद। जब निर्वाचन में राष्ट्रपति के निर्वाचन में जब कोई विवाद आ जाता है तो विवाद कहाँ सुलझाया जाता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जब कोई विवाद हो जाता है तो वह उसका विवाद केवल उसका अधिकारी है क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। केवल सुप्रीम कोर्ट में ही उसकी सुनवाई हो सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति है कोई साधारण तो चीज़ है नहीं, हमारे देश का राष्ट्रपति है वह। ठीक है, आपको पता भी होगा कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना की गई है ब्रिटेन की जो महारानी है, ब्रिटेन के महाराज, उससे तुलना की गई है। और हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है उसकी तुलना की गई है अमेरिका के राष्ट्रपति से। ठीक है, ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था, ये एक कथन है भीमराव अंबेडकर का कि भारत के प्रधानमंत्री की अगर यदि तुलना की जाए तो वह किससे की जाए, तो अमेरिका के राष्ट्रपति से। चलिए अब देखिए कि राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है। राष्ट्रपति को वेतन जो है वेतन के रूप में 5 लाख रुपया मिलता है महीना, प्रत्येक माह मिलता है। और वह कहाँ से दिया जाता है, तो भारत का अपने देश की जो संचित राशि है, संचित निधि है, उसी निधि से दी जाती है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते हैं, तो ये भी एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है। ठीक है, मैंने आयु के भी विषय में बताया कि देखिए मैं आयु के विषय में अभी जब मैं पूरा डिफाइन करूंगा तो सब पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की आयु कितनी है, उपराष्ट्रपति की आयु कितनी है, मतलब क्या कहते हैं कि किस आयु को पूरा करने के बाद वह उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो देखिए 3-3 टर्म, फिर मैं शपथ पर भी आऊँगा, 3-3 टर्म करके आप अलग कर लीजिए। भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इस तीनों के लिए आयु की सीमा है 35 वर्ष। ठीक है, ये तीनों जब तक 35 वर्ष पूरा नहीं कर लेगा यह ना राष्ट्रपति बन सकता है कोई, ना उपराष्ट्रपति बन सकता है, ना राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, अब देखिए आ जाइए राज्यसभा और लोकसभा में। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है, उसी तरह से विधान परिषद में भी 30 वर्ष जो आयु पूरा कर लेगा, विधान परिषद और राज्यसभा तीनों 30 दोनों में मतलब क्या कहते हैं कि निर्वाचन के लिए उसको 30 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए। फिर उसी प्रकार से जैसे ही आप आ जाएंगे लोकसभा में, प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा का कोई भी मंत्री हो, ठीक है, उस सब के लिए आयु की सीमा कितनी है, 25 वर्ष। ठीक है, तो वही चीज सेम टू सेम सारी की सारी बातें होती चली आती हैं।
भत्ता और कार्यकाल, ठीक है। भत्ता, उसको कितना भत्ता मिलता है, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति रिटायर हो गया, उसको क्या क्या भत्ता है, भत्ता का राशि कहाँ पर निर्भर करता है, इसका कार्यकाल कितना। तो आप लोग जान रहे हैं कि भारत का राष्ट्रपति 5 साल तक ही राष्ट्रपति बन सकता है। सबसे अधिक बार हमारे राष्ट्रपति रहे हुए हैं, सर्वाधिक, ये भी पूछा जाता है कि सर्वाधिक बार भारत का राष्ट्रपति कौन रहा है, तो सर्वाधिक बार कौन रहा है, सर्वाधिक बार कौन रहा है भारत का राष्ट्रपति। हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो सबसे अधिक बार भारत के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। 5 वर्ष से पहले पद मुक्ति कैसे उसकी हो सकती है, या तो राष्ट्रपति, ऐसा नहीं केवल महाभियोग, महाभियोग तो हम लोग पढ़ेंगे ही, अनुच्छेद 61 में है, महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए से ली गई है, ठीक है। तो पदमुक्ति जो है कि 5 वर्ष से पहले ऐसे भी हो सकती है, या तो वह क्या कहते हैं कार्य करने में अक्षुण्ण हो गया, वह कार्य नहीं कर सकता, अक्षम हो गया कार्य करने में, या उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति मान लीजिए क्या कि अकाल मृत्यु हो गई, कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर उसकी मृत्यु हो गई तो भारत का राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, पद से मुक्त होना पड़ेगा। जब मृत्यु ही हो गई तो फिर कहाँ से होगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि भारत को पूछा जाएगा कि अधिकतम आयु सीमा क्या है, अधिकतम आयु सीमा कुछ भी नहीं है, वह जीवन मृत्यु पर्यंत भारत का राष्ट्रपति कोई भी व्यक्ति बन सकता है। महाभियोग, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाता कौन है, संसद लगाता है, ठीक है। यह अनुच्छेद 61 में है, और कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। और अंतिम में है क्या, पद रिक्ति। अगर मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, कहीं पर राष्ट्रपति चले जाते हैं, तो उसके बदले उसके स्थान पर भारत का राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है। तो राष्ट्रपति जब कहीं चले जाते हैं, या वह बीमार पड़ जाते हैं, या उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, तो उनके स्थान पर बनता है कौन, तो भारत के राज्यपाल, ठीक है, जो कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। आप लोग को पता है ना, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है। हाँ, तो जब राष्ट्रपति कहीं चला जाता है तो कौन उसके स्थान पर कार्यकाल करता है, उसका कार्यभार कौन संभालता है, तो उपराष्ट्रपति संभालता है। अब अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति नहीं है, तब कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति नहीं है तब कौन बनेगा, तो उपराष्ट्रपति अगर यदि नहीं है तब क्या कहते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का जो है कि सीजेआई मुख्य जो जज होगा, ठीक है, वह क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति का पदभार धारण करता है। तो सबसे पहला कौन बना था पता है आप लोगों को, कि सबसे पहला जज, वह जज कौन था, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज, जो कि भारत के राष्ट्रपति का पद धारण किया था, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न है। चलिए, तो हम लोग भूमिका से स्टार्ट करते हैं, एक एक करके आप लोग लिखते चले जाएंगे। मैंने आपको जो जो चीज़ बताया है, 2 दिन ये क्लास चलेगा, भारत के राष्ट्रपति का पूरा हो जाएगा। वैसे तो मैंने सारी बातें आप लोग को इससे रिलेटेड बता ही दी है, फिर भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए भूमिका से देखते हैं। आप लोग बनाइए, शीर्षक बनाइए भूमिका। भूमिका मतलब क्या, भारत का राष्ट्रपति कौन होता है, तो वह क्या होता है, वह संविधान का रक्षक और संरक्षक भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। भारत संविधान, वह संविधान का क्या होता है, रक्षक और संयोजक है। दूसरा, वह भारत का प्रथम नागरिक होता है। आप लोग नोट करते जाएंगे, इससे भी प्रश्न आता है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है। ये तो अब साधारण सी बातें सबको पता रहता है, लेकिन ये सारी बातें और भी आप लोग लिख लेंगे कि वह तीनों सेनाओं का, वह तीनों सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च कमांडर होता है। और क्या होगा, चौथा, वह
संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। बात समझ गए आप कि संवैधान, देखिए प्रमुख जो है भारत में दो प्रकार का प्रमुख है, एक संवैधानिक प्रमुख है, एक वास्तविक प्रमुख है। तो वास्तविक प्रमुख जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है, असंवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारी बातें आप लोग नोट कर लेंगे। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर। चलिए अब आते हैं हम लोग योग्यता में। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, इरेज कर देता हूं मैं। चलिए आइए, योग्यता पॉइंट बनाइए, शीर्षक लिखिए योग्यता। सबसे पहली योग्यता क्या होगा, वह भारत का क्या हो, नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता क्या, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है, तीसरी योग्यता क्या, वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। एक मिनट में फोन देख लूं। ठीक है, लिख लिया आपने। मैंने पहले बता दिया था योग्यता के लिए चार बातें मैंने बताई थी कि वह वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। जरूरी नहीं है कि वह भारत क्या कहते हैं संसद का सदस्य हो ही। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन योग्यता उसमें होनी चाहिए। ठीक है, जैसे बहुत सारी जगह पर आता है पागल दिवालिया ना हो, तो पागल अगर यदि होगा या दिवालिया समझ रहे हैं आप लोग। दिवालिया मतलब कि आपने किसी से कर्ज लिया और आप कर्ज देने में सक्षम नहीं है। ठीक है, कई हजार करोड़ लाखों के कर्ज है आपके ऊपर और आप कर्ज से जो है कि कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, तो वह उसी को कहा जाता है दिवालिया। तो पागल और दिवालिया का बात जो है कि संविधान में लिखित नहीं है। ठीक, तो क्या है कि ये पागल और दिवालिया की बात कहाँ हो जाती है, वह लोकसभा का जब से सदस्य नहीं, जो पागल होगा या दिवालिया नहीं होगा तो लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। राष्ट्रपति के संबंध में ये बात नहीं है। राष्ट्रपति के संबंध में क्या है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो लोकसभा का सदस्य में ही आ जाता है कि वह पागल या दिवालिया ना हो। वह लोकसभा, आप लोगों को पता है ना लोकसभा क्या है, लोकसभा निम्न सदन है। ठीक है, लेकिन यह जनता का प्रिय सदन है। वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये क्या हो गया उसकी क्या हो गई, योग्यताएं हो गई। चलिए अब हम लोग निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल को देखेंगे, जिसका वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 55 में है। निर्वाचन निर्वाचक मंडल से पहले मैं प्रस्तावक एवं अनुमोदक को ले लेता हूं, क्योंकि आपको ये पता, और इससे पहले ये दोनों ले लेता हूं तब इसको लूंगा। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चले, पहले आप जमानत का राशि कितना है वो भर लेंगे, प्रस्तावक आपका होगा, अनुमोदक होगा, तभी तो आपका निर्वाचक और निर्वाचक मंडल में बैठेगा लोग। चलिए पहले हम लोग प्रस्तावक और अनुमोदक को ले लेते हैं।
प्रस्तावक एवं अनुमोदक। आप लोग लिखते चलिए ताकि आप लोग को ऑब्जेक्टिव रटना नहीं पड़े, ठीक है। आप लोग लिख लेंगे ना अपने से, आप लोग खुद से जब कलम चलाएंगे तो आपको याद हो जाएगा खुद ब खुद। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कितने प्रस्तावक? 50 प्रस्तावक और इतने ही 50 ही अनुमोदक, ठीक है। नहीं तो पता चलेगा कि कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए चला गया, ठीक है, कि हम कहे नहीं ये मुखिया और सरपंच और वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ेंगे, चलो सीधा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए, जमानत की राशि यही लिख देते हैं, जमानत की राशि। लिख लीजिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जमानत की राशि कितना रुपया है? 15,000। 15,000 रुपया है जो उसे कहाँ जमा करना पड़ता है? बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक जमा करना पड़ता है। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए लिख लिया आप लोगों ने। आइए अब हम लोग देखते हैं क्या वैसे मैंने सबको पहले ही बता दिया है कि निर्वाचन कौन कर सकता है, निर्वाचक मंडल में कौन रहेगा। फिर भी मैं एक बार और आपको डिफाइन कर देता हूं। निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल। अनुच्छेद कौन सा? आपको प्रश्न आएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी बातें किस भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 54 और 55 में है। कौन कौन सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। संसद में दोनों आ जाता है। कौन कौन? राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, और कौन सा? लोकसभा जो निम्न सदन है ना। संसद के सभी सदस्य नहीं, सभी निर्वाचित सदस्य। ऐसा नहीं कि आप लोकसभा के चुनाव में खड़े हुए थे और आप राष्ट्रपति को निर्वाचन कर लेंगे, नहीं। आपका निर्वाचन हो गया हो, आप
चुने गए हों लोकसभा और राज्यसभा के लिए, आप लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता रखते हो, तभी आप राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। दूसरा कौन? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और एक बात आप लोग को पता है, राज्यसभा में कुल सीट 250 होते हैं, तो 250 में से 12 सदस्य को राष्ट्रपति नामित करता है। ठीक है, राष्ट्रपति नामित करता है, तो वह जो 12 सदस्य राष्ट्रपति नामित करता है, वह 12 सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। ठीक है, जैसे आप लोग जान रहे हैं कि अब ये तो जरूरी नहीं है कि, आप लोग को पता है ना कि राज्यसभा के सदस्य हर एक 2 वर्ष पर उसका 1/3 जो है कि अपने पद से पद मुक्ति होता है। ठीक है, राज्यसभा का हर एक सदस्य, मतलब क्या, हर एक सदस्य नहीं, यानी कि राज्यसभा का जितना भी सदस्य है उसका जो है कि 1/3 हर एक 2 वर्ष पर जो है कि पद मुक्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है। लेकिन उसमें से जो 12 सदस्य, 250 में से जो कि 12 सदस्य होते हैं, उसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। तो वह 12 सदस्य जो है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा, वह 12 सदस्य छोड़ करके। ठीक है, उसको लिख लीजिए। राष्ट्रपति द्वारा चुने गए 12 कहाँ के सदस्य? राज्यसभा के सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। और एक बात पता है आपको, पहले था क्या कि एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन को भी लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति जो है कि निर्वाचित करते थे, लेकिन अब वो हटा दिया गया है। ठीक है, एंग्लो इंडियन अब है नहीं, तो अब वो तो जब है ही नहीं तो वैसे भी वो भाग नहीं लेगा। आप लोगों ने इसको लिख लिया। और तो और सारी बातें तो बहुत सारे, सभी लोग तो भाग ले नहीं सकते हैं, निर्वाचक मंडल होगा। चलिए एक और पॉइंट लिख लीजिए आप, राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं विवाद में। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को सिर्फ और कहीं दूसरे जगह नहीं, सिर्फ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ही सुलझाया जा सकता है। ठीक है, ये किस में है? अनुच्छेद 71 में है। अनुच्छेद 71 में है, लिखा हुआ दर्शाया गया है कि राष्ट्रपति, भारत का जो निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, उसमें अगर यदि कोई विवाद हो गया, ठीक है, कि आप लोग को पता है कि निर्वाचन से विषय में मैं बता दूं, लोकसभा और राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या बात होती है कि राष्ट्रपति का जब भी निर्वाचन होगा तो उसको जब तक कि 50% से अधिक मत नहीं प्राप्त होगा तब तक वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। लेकिन इधर जो कि जैसे मान लिया मुखिया में 12 ठो 15 ठो लोग खड़ा हो गया,
कोई 30% भी वोट ला करके मुखिया बन सकता है, 30% वोट प्राप्त करके भी कोई संसद का सदस्य बन सकता है, क्योंकि उसमें 10-15 लोग खड़े होते हैं, 8-10 लोग खड़े रहते हैं। किसी को जैसे मान लो प्रतिशत तो 100% ही ना होगी मित्रों, 100% होगी, उसमें किसी को 20 आ गया, 20% आ गया, किसी को 30% आ गया, किसी को 40% आ गया, ठीक है, किसी को मान लीजिए 10% आया, तो 40% वाला विजय हो जाएगा। 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100, है ना। इसी में से मान लीजिए क्या कि इसको 40% नहीं रहे, इसको 35% रहे, इसको 15% रहे, फिर भी 35% वाला विजयी हो जाएगा, है ना। अब ये तो मैंने चार ही कैंडिडेट खड़ा किया, इसी प्रकार 10-12 कैंडिडेट खड़ा हो जाए तब और ही पर वोट का प्रतिशत घटेगा, है ना। तो लेकिन राष्ट्रपति के साथ ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या है कि जो भी उसका प्रत्याशी है, विजेता जो होगा, वो 50% से अधिक जब मत लाएगा तभी वह राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकता है। उसमें अगर यदि विवाद हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो गया, तब उसका विवाद का जो कि निपटारा कौन करेगा? भारत का सर्वोच्च न्यायालय करेगा। आइए वेतन को देख लें। भारत के राष्ट्रपति को इसी में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा आपको। भारत की संचित निधि से, इन्हें कि कहीं और से कर्जा लेकर के भारत के राष्ट्रपति को वोट दिया जाए, क्या कहते वेतन दिया जाएगा, और उसमें परिवर्तन नहीं, उसको कम नहीं कर सकते हैं आप। इन्हें कि 10% कम दिलिया तो रही, इस महीने में आपको 1000 रुपया कम देंगे, नहीं, जो है उसको देना ही पड़ेगा। संचित निधि से, ठीक है, 5 लाख रुपये दिए जाते हैं। ठीक है मित्रों, अब शेष जो है कि हम लोग कल देखेंगे, या तो अगर मुझे समय मिलेगा तो आज ही मैं इस पर दूसरा वीडियो भी बना दूंगा। आप लोग को अगर यदि अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कुछ कमेंट में लिखें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, दोस्तों के पास भी शेयर करें, और निश्चित रूप से आप लोग को सफलता मिले। कल हम लोग राष्ट्रपति के साथ उपराष्ट्रपति को भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, गुड नाइट।